वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और इसका टॉपिक का नाम है डिस्क्वालिफिकेशन। ऑलराइट, ये जो न्यूज़ अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें बेसिकली मैंने इसे दो पार्ट्स पे डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टैटिक बेसिक, जो ऑब्वियसली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके जो करंट इश्यूज़ अभी जो साथ ही साथ चल रहे हैं हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है, तो इसका लेवल मैं मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में अज्यूम करके चल रही हूँ, क्योंकि इसके जो प्रोविजंस है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑब्वियसली कन्फ्यूजिंग है। मतलब याद रखना, आपको अच्छे से रिविजन करना ये मस्ट है, तब जाके आप 100% श्योरिटी के साथ और इनफैक्ट एजुकेटेड गेस आप कर सकते हो। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन। तो देखिए, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि आप किसी पोस्ट या पोजीशन के लिए या कोई पद संभालने के लिए आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हो, आप में वो योग्यता नहीं है। ठीक है, आप में वो योग्यता नहीं है कि आप उस पद को ओबे कर सको, संभाल सको। तो ये हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। और अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसमें हम बेसिकली यहाँ पे दो ऐसे कैटेगरी है जिसके कंटेक्स्ट में ये टॉपिक डिस्कस होगा। तो सबसे पहला कैटेगरी है एक इलेक्शन कैंडिडेट का, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अभी एमपी बना नहीं है, है ना, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है ताकि वो एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वो बन सके। मतलब वो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब ऐसा पर्सन जो इलेक्शन जीत चुका है, लेजिस्लेचर के लिए इलेक्ट हो चुका है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेजिस्लेचर में। तो ये दो बेसिकली कैटेगरी होंगे। साथ ही साथ हम कोई भी जब प्रोविजंस वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम रेफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या डायरेक्टली मेंशन है। यहाँ पे भी पता है, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई प्रोविज़न को रीड करो या आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करो तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि वो जो प्रोविज़न है वो डायरेक्टली रिटन है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है ना। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं मेंशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। तो ये सब जो बेसिकली जो ट्रिक्स है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑलराइट, दूसरा होता है स्टैच्यूट और एक्ट, है ना। तो ये तो बेसिकली एक्ट वगैरह होता है, लिखा होता है तो समझ में आ जाता है। तो अब ये हो गया कि उस जो इशू है उस इशू पे क्या नियम कानून बने हैं और कब बने हैं, है ना। तो ये हो गया। तीसरा हो जाता है एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब उस पर्टिकुलर इशू में जो कि आप पॉलिटी रीड कर रहे हो तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल है, उन्होंने क्या जजमेंट पास किए हैं, कब किए हैं, क्या कहा था, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये बेसिकली हम तीन कैटेगरी में हम इन सारी चीज़ों को अभी हम रीड करने वाले हैं। और उसके बाद हम अब देखते हैं कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके लिए क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 के अंडर, है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, है ना, तो ये 51 याद में रखिएगा। तो इसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है। तीसरा क्राइटेरिया हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब होता है कि आप अपनी जो पहले वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी आप उसे छोड़ करके फिर बाद में आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो दैट इज़ डिफेक्शन। तो ये वाला जो लॉ है वो अंडर 10th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये बेसिकली तीन कैटेगरी है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होता है। तो चलिए हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके रीड करते हैं। तो सबसे पहले हो गया, under the constitution a person shall be disqualified for being elected as a member of parliament, मतलब being elected as a member, मतलब पार्लियामेंट में अगर उसको इलेक्ट होना है तो वो being elected as a member वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो क्या क्या है, तो यहाँ पे कुछ जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन हो गई। अगर उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, अगर उसके अंदर उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अभी तक धारण किया हुआ है, उससे अपना पद त्याग नहीं किया है,
तो वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन यह है कि जब तक अगर उसको पार्लियामेंट एग्जम्प्ट ना करे, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की जा रही है। पार्लियामेंट की बात की जा रही है कि अगर पार्लियामेंट ने कानून वगैरह बना के, नियम कानून बना के अगर बोल दिया है कि वो फलाना पोस्ट है ना, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से उसको एग्जाम किया जा रहा है, तब तक वो पर्सन को तब डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया इसका एक एक्सेप्शन। उसके बाद यहाँ पे दूसरा केस आता है कि अगर वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर ऐसे वो डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के थ्रू, है ना, मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या कोर्ट ने भी उसको प्रूव कर दिया है, तो ऐसा पर्सन पार्लियामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब हो गया कि उसने बैंक का जो लोन वगैरह है या कहीं पे भी लोन वगैरह लिया है, तो अगर उसको नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है, रिपे नहीं कर पा रहा है, तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहलाएगा। उसके बाद अगर पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो भी वो एमपी बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वॉलंटरीली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, है ना, उसने खुद से किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिया। अब जब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, तो वो भारत का लेजिस्लेचर मेंबर कैसे बन सकता है। और वैसे भी इंडिया में मतलब सिंगल सिटीजनशिप है कि आप सिर्फ भारत देश का ही सिटीजनशिप ले सकते हो, किसी अदर राष्ट्र का ले करके फिर आप भारत में नहीं इलेक्शन लड़ सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, देश भी एक ही होगा और आपकी सिटीजनशिप भी एक होगी। अंडर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अलेजेंस टू फॉरेन स्टेट, मतलब मान लीजिए अगर किसी पर्सन के बारे में पता चलता है कि वो फॉरेन स्टेट से अगर उसके कुछ रिलेशन है, ऐसे ताल्लुकात है, तो भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद चौथा, ये 4 हमने पढ़ा, 5वां आता है कि अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट को, फिर यहाँ पे उन्होंने, जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने फिर क्या किया, पार्लियामेंट को अब शक्ति दे दी कि भैया आप देख लो, आपकी परिस्थिति में फ्यूचर में जैसे भी केस होंगे, जो भी समस्या आएंगी, आप उस हिसाब से फिर अपने लॉस बना लेना। तो यहाँ पे फिर लास्ट में उन्होंने पार्लियामेंट को ये शक्ति दे दिया। और इनिशियली अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वाले जो क्राइटेरिया है ना, जैसे कि ये जो क्राइटेरियाज है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, या डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये जो बेसिकली क्राइटेरिया है ना, ये बहुत ही जेनरिक क्राइटेरियाज है, जो अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सब में भी जब आप रीड करोगे ना, तो ये एक बहुत ही कॉमन है, ये वहाँ पे भी यूज़ होता है। ठीक है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज है, ये वहाँ पर भी यूज़ होता है, तो इसलिए ये आपके पास एक एज है ना, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। उसके बाद 5वें में जब हमने पढ़ा कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाए, तो पार्लियामेंट ने फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज रखे कि अगर कोई पर्सन ऐसे काम करता है, ऐसे कामों में संलिप्त पाया जाता है, तो हम उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर नहीं बनने देंगे। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे काम को या किसी नियम कानून के उल्लंघन को उन्होंने लिस्ट किया है। तो चलिए हम उसको जल्दी से एनालाइज करते हैं। तो ये बेसिकली हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि क्या करने से, है ना, क्या ऐसा क्या काम है जिनको करने से किसी भी पर्सन को वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ताकि वो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में ना आ सके। तो ये हम डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाता है यहाँ पर, मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। तो आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि कुछ गलत इलेक्शन में गलत तौर तरीके अपनाते हैं, जैसे वोटर को घूस देना, बूथ कैप्चर वगैरह करना। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी कैंडिडेट ऐसे काम करते हुए पकड़ाते हैं, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, नॉट convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि ऐसा कोई भी क्राइम नहीं मतलब कमिट करना है, या ऐसा कोई क्राइम कमिट करना जिससे उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली एक कानून में एक आपको टाइम फ्रेम मेंशन किया गया है कि 2 साल से अधिक की सज़ा, 2, 3, 10, 15, 20, है ना। तो ऐसा करके ऐसा कोई क्राइम करने में उनकी कन्विक्शन नहीं हुई, मतलब कानून उनका जो जुर्म है वो साबित ना हुआ हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि उनको 2 साल की अगर सज़ा हो जाती है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है कि ठीक है, उनको
ज़्यादा साल की सज़ा होती है तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, पहला केस है ना। दूसरा केस हो गया, उनको जितना भी साल के लिए उनको सज़ा हुई वो उतने साल तक डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, प्लस एडिशनली वो 6 साल तक भी वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। मतलब जेल से छूट करके भी आते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि जेल से छूट के आए और फिर तुरंत इलेक्शन लड़ने लग गए, नहीं वैसे नहीं है। उनको 6 साल तक के लिए वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। मतलब वो जितने सालों तक उनकी सज़ा हुई प्लस एडिशनली 6 ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इतने सालों तक टोटल उनको डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे और एक इसका एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे इसका और एक एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमने भी देखा कि अगर उनको 2 से अधिक सालों तक के लिए अगर उनको डिटेंशन होता है, मतलब उनका क्रिमिनल डिटेंशन हो गया है ना, तो वो डिटेंशन देख लिया। अब हम देख रहे हैं दैट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसा होता है कि इस पे मान लीजिए अगर सरकार को अगर डाउट होता है कि कोई फ़लाना व्यक्ति कोई भी फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर सकता है ना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको हाउस अरेस्ट कर लेती है या उसको अपनी निगरानी में रख लेती है, ठीक है। तो दैट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि उन्होंने मतलब कोई क्राइम करने से पहले ही हमने उनको अपनी डिटेंशन में ले लिया है। तो ये एक्चुअली कोई पीनल नहीं है, कोई सज़ा के तौर पर नहीं होती है, ये सिर्फ सावधानी के लिए होती है। तो ऐसे केस में इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। जैसे कि जब आर्टिकल 370 स्ट्राइक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से, तो उस समय भी जो जम्मू कश्मीर के जो भी बहुत सारे लीडर्स वगैरह थे, तो उनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रखा गया था। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मतलब कोई क्राइम किया हो तो उनको ऐसे ही मिली है, नहीं, उनको सावधानी के लिए, एहतियात के लिए उनको फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रखा गया था। तो ये वही बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे पीपल है अगर उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई सज़ा नहीं की है, उनको किसी जुर्म की सज़ा नहीं मिली है। ऑलराइट। तो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन उसको नहीं कहलाएंगे। वो आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, लेजिस्लेचर में जा सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, लेजिस्लेचर में अपना ड्यूटी फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हीज एंड हर इलेक्टोरल एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। देखिए जैसे कि अभी इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में ऑब्वियसली अभी देखते समझते होंगे कि कितना एक्सपेंडिचर होता होगा, लाखों करोड़ों, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उन्होंने जितना भी एक्सपेंसेस किया है तो उसका जो भी लेखा जोखा है उसको टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन कमीशन को आपको सबमिट कर देना है कि हमने इतना इतना एक्सपेंसेस किया। अगर कोई भी ऐसा पर्सन टाइमली अगर एक्सपेंसेस नहीं सबमिट करता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है must not have any interest in government contracts, works and services। तो अब जैसे कि गवर्नमेंट के इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, काम धंधा होता है, तो यहाँ पे वो जो भी इलेक्टेड पर्सन है जो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। 5वां हो गया मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट और होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट in a corporation in which government has at least 25% शेयर। मतलब ऐसी कोई भी अगर कॉरपोरेशन है, कंपनी है, तो वहाँ पर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट का 25% या उससे ज़्यादा, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 25% शेयर अगर गवर्नमेंट का है, तो ऐसी किसी कंपनी में वो जो भी इलेक्टेड पर्सन है वो यहाँ पे एक्चुअली 3 पोस्ट दी हुई है, ठीक है, 3 डेजिग्नेशन दिया हुआ है कि वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मैनेजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, या वहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वो पर्सन डिस्क्वालीफाई कहा जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है एक ऐसा पोजीशन, ऐसा पोस्ट जहाँ से फिर आपको सैलरी बेनिफिट्स वगैरह मिलता है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बाद 6ठा केस हो जाता है मस्ट नॉट हैव बिन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। मतलब मान लीजिए पहले वो अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में था तो वहाँ पे फिर उसने करप्शन ना करा हो, ब्राइबरी ना ली हो, या उसने स्टेट के प्रति डिसलॉयल्टी ना शो की हो, अगर उसका ऐसा कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो फिर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। मस्ट नॉट हैव बिन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। तो यहाँ पे 2 कंडीशन ऐड कर दी गया है कि एक तो ब्राइबरी नहीं ली गई हो, उनके लिए उनको ब्राइबरी का जुर्म नहीं लगा हो, या तो फिर उन्होंने 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में उन्होंने शत्रुता ना पैदा की हो। तो अगर ऐसा उन्होंने कुछ भी काम किया है तो फिर उनको इलेक्शन के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद 8वां केस हो जाता है मस्ट नॉट हैव बिन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग। यहाँ पे है भाषण देना, उपदेश देना,
प्रैक्टिसिंग, खुद से काम ऐसा करना, सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती। तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा कि अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती हमारे सोशल एविल से, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको अबॉलिश करता है, कानून भी इनके अगेंस्ट बने हुए हैं। तो ऐसा कोई भी काम उनको ना खुद करना है, ना दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाना है। अगर ऐसा करते हुए वो पाए जाते हैं तो फिर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले डिसक्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए तो जो भी पर्सन को मतलब बोला जाएगा, इसकी कंप्लेंट करी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली जो मेजर एजेंसी है यहाँ पे दो है। एक हो गए इलेक्शन कमीशन, दूसरे हो गए प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे सारा कुछ देखेगा, इन्वेस्टिगेट वगैरह करेगा, है ना, कि क्या हमें पर्सन डिसक्वालीफाइड है कि नहीं, उसको करना चाहिए या नहीं। उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट को अपना रिकमेंडेशंस भेजेगा, है ना। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे अच्छे से थॉरली उसको सोचेंगे, फिर उसके हिसाब से प्रेसिडेंट अपना फाइनल डिसीजन बताएंगे। तो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो यहाँ पर फाइनल है ना। प्रेसिडेंट ने जो भी यहाँ पे खुद से डिसीजन लिया है वो फाइनल होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब हम डिसक्वालिफिकेशन की बात करते हैं, डिसक्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन है, एक हो गए इलेक्शन कमीशन, दूसरा है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। उसके बाद आते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। देखिए, हमने अभी डिसक्वालिफिकेशन जो जेनरिक टर्म्स थे हमने वो भी स्टडी किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्शन के ग्राउंड पे। डिफेक्शन का मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे चले जाना। तो इसके सबसे पहले कुछ क्राइटेरियाज वगैरह दिए हुए हैं, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सेज, तो क्या सेज, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल। देखिए, ये ना एक इजी लेवल के क्वेश्चन के लिए ये अच्छा है कि जो 10th शेड्यूल में कौन सा सब्जेक्ट आता है, या जो डिफेक्शन का क्राइटेरिया है वो कौन से शेड्यूल में है, तो वो हमारे 10th शेड्यूल में है। डिफेक्शन 10th शेड्यूल के अंडर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अगर ऐसा काम करता है तो फिर उसको डिफेक्शन के अंडर डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा उसका। तो ये हो गया। तो सबसे पहले वॉलेंट्री गिव अप्स, यहाँ पे पहला क्राइटेरिया आता है वॉलेंट्री गिव अप्स द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन वोज टिकट ही इज़ इलेक्टेड टू हाउस। मतलब मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो वहाँ पर अगर पर्सन अपनी पार्टी से इलेक्ट होकर के गया, फिर वहाँ पे जाके उसने अपना मन बदल लिया और फिर दूसरी पार्टी को चला गया, तो फिर उसको क्या होगा, वो डिफेक्शन के अंडर डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा केस आता है वोट्स और abstain from voting in the house contrary to any direction gives by his political party। मतलब मान लीजिए कोई इशू चल रहा है, कोई बिल है, कोई मुद्दा है, वहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ पे वोटिंग करनी है। वो किसी इशू के फेवर में करेंगे, किसी इशू के अगेंस्ट में करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए, उसने अगर अपने कैंडिडेट को बोला कि आप अगेंस्ट में आप वोट करो, है ना, लेकिन ये जो कैंडिडेट है अगर उन्होंने उस बिल के फेवर में किया, मतलब उन्होंने उसकी अपने पार्टी को डिसोबे किया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो डिफेक्शन के अंडर डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आई थिंक ये केस आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर वो अपने पार्टी के अगेंस्ट जा कर के वोट करे या वो वोट ही ना करे, है ना, अब्सटेन मतलब वोट ना करना। जैसे कि जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था तो आपने ये लाइन बार बार सुना होगा कि इंडिया ने जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में अब्सटेन किया है, मतलब वोट नहीं डाला है। तो ऐसे केस में मतलब ऐसे अब्सटेन या अगेंस्ट वोटिंग के केस में जो पार्लियामेंट में जो एमपी वगैरह है वो डिफेक्शन के अंदर डिसक्वालीफाइड कहलाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। एक हो गया इंडिपेंडेंट इलेक्टेड कैंडिडेट और एक नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए, ये दोनों चीज़ एक्चुअली मतलब मिलती जुलती हैं, तो आपको प्रॉपरली इसको रिविजन करके रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना करो। सो ये हो गया कि इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर हो गया जैसे कि उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बजाय खुद से इलेक्शन लड़ा है। मतलब यहाँ पे इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी है, A B C, तो जो कैंडिडेट है वो अकेले
अगर वो अकेले इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीतते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जाता है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। किंतु जब वो ऐसे चुन करके पार्लियामेंट में आते हैं और फिर वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनके केस को अंडर डिफेक्शन माना जाएगा कि वो डिफेक्शन के अंडर कहलाएगा और फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। फिर दूसरा आ जाता है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिनको राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 12 और पहले तो लोकसभा में 2 का भी था। तो ऐसे जो अभी तो हट गया है लोकसभा वाला, तो अब जो ये राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो नॉमिनेट होने के बाद अगर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स के बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वो डिफेक्शन के अंदर काउंट होगा। मतलब अगर उनको नॉमिनेशन किया गया है तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी है। 6 महीने के बाद वो नहीं कर सकते। अगर वो 6 महीने के पहले करेंगे तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। अगर वो 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर उसको डिफेक्शन में काउंट किया जाएगा। और जब हम डिफेक्शन की बात करते हैं, 10th शेड्यूल डिफेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑथोरिटी किसकी है? यहाँ पर ऑथोरिटी हो जाती है, अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे, लोकसभा है तो स्पीकर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। जब डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल की बात आती है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। यहाँ पर जो हाउस के जो पर्सन है, चेयरपर्सन हो गए, स्पीकर हो गए, वो यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि वो बंदा डिफेक्शन के अंदर डिसक्वालीफाइड है या नहीं। बट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो डिसीजन होगा स्पीकर का, चेयरमैन का, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। मतलब अगर कैंडिडेट को अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर उसको फाइल करना है तो वो अपील कर सकता है कि उसका जो डिफेक्शन हुआ है वो रॉन्ग है, गलत तरीके से हुआ है। तो जो डिफेक्शन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए, बेसिकली जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे सेंटर के लिए होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें, तो वैसे ही उसका जो एक एनालॉगस होता है सेंटर, और उसके बाद फिर स्टेट के लिए भी आते हैं। तो सिमिलरली पार्लियामेंट के लिए 101 के अंदर वैकेशन ऑफ सीट्स है। तो वैकेशन ऑफ सीट्स मतलब हो गए, मान लीजिए अगर कोई मेंबर है, अगर वो 2 हाउस के लिए इलेक्ट हो रहा है या फिर वो 2 सीट पे इलेक्ट हो रहा है, तो उसको क्विकली डिसाइड करना है कि वो किस हाउस को सर्व करेगा या किस सीट को सर्व करेगा। अदरवाइज़ उसका जो सीट है वो अपने आप खाली हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये हो गया वैकेशन ऑफ सीट्स। उसके बाद आता है आर्टिकल 102, जिसमें डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। तो जैसे हमने आगे पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हम लोग का, RPA एक्ट हो गया 1951 का। तो अगर इस बेसिस पे और डिफेक्शन हो गया, तो अगर कोई डिसक्वालीफाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका सीट वैकेंट हो जाएगा। अगर कोई मेंबर डिसक्वालीफाई होता है तो उसका सीट भी वैकेंट हो जाएगा। तो ये इससे रिलेट करता है। आफ्टर दैट आर्टिकल 103, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो मतलब ये जो भी डिसक्वालिफिकेशन का जो भी प्रोसीजर वगैरह चलेगा, तो ये उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में बात करता है। तो उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में 190 वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। 191 डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की बात करता है। और 192 डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, तो इसके बारे में बात करता है। और ये दोनों सेम है, बस खाली एक सेंटर के लिए अलग आर्टिकल है, स्टेट के लिए अलग आर्टिकल है। तो ये प्रोविजन सेम हो गए, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि और हाँ, 102 101 को याद रखिएगा क्योंकि ये भी न्यूज़ में है, दैट्स वाई। उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी इशू एंड इवैल्यूएशन। अब जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन हमने स्टैटिक को देख लिया एक बार अच्छे से, अब इसका हम करंट इशू देखते हैं। तो इसका एक्चुअली करंट इशू ऐसा है कि एक लक्षद्वीप के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लक्षद्वीप के। तो इनको किसी क्राइम में ये कन्विक्टेड होते हैं और फिर उनको सज़ा हो जाती है। कोर्ट इनको इशू कर देता है, लोकल कोर्ट उनको सज़ा दे देती है। तो अब जो इनका इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा का है। तो फिर ये जाते हैं हाई कोर्ट के पास और बोलते हैं कि आप हमारे कन्विक्शन को मतलब स्टे कीजिए या उसको सॉल्व कीजिए। अदरवाइज़ ये क्या होंगे कि ये पार्लियामेंट से इनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, और प्लस इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीट वैकेंट होगी फिर
उसको रिप्रेजेंटेटिव के लिए फिर हमें एक अलग से हमें बाई इलेक्शन करना पड़ेगा। तो बाई इलेक्शन भी क्या है कि यहाँ पे ये कॉस्टली प्रोसीजर है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा, प्लस जो टाइम है मिलेगा अगले रिप्रेजेंटेटिव को वो बेयरली 15 मंथ मिलेगा, क्योंकि उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस आ जाएंगे। तो इतने सारे इश्यूज़ को देखते हुए अभी इनका जो केस है अभी कोर्ट में है कि क्या किया जाए आगे। तो बेसिकली ये भी केस है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है कि if convicted and imprisonment for 2 years or more, the person is disqualified for the period of imprisonment and further 6 year। तो ये तो अपने जैसे पहले डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो पर्सन है उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है ना, नॉट इम्प्रिजनमेंट, उसका डिस्क्वालिफिकेशन जितना साल तक को उसको मतलब जेल हुई है और उसके बाद एडिशनली 6 ईयर, तो ये उसका टोटल इम्प्रिजनमेंट मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का उसका टर्म होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो है सिटिंग मेंबर्स के लिए। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम 2 केस को परस्यू करेंगे। एक हो गया है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना, जो कैंडिडेट है, और एक हो गया यहाँ पे सिटिंग मेंबर। तो यहाँ पे जो सिटिंग मेंबर्स है उनके लिए यहाँ पे मतलब एक एक्सेप्शन है कि मान लीजिए अगर उनको कन्विक्शन हो जाता है ना, अगर वो कन्विक्टेड हो जाते हैं, उनका जुर्म साबित हो जाता है, तो फिर उनको 3 महीने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर वो वापस से कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं और उनका जो कन्विक्शन है वो उसको स्टे कर सकते हैं, है ना। और इस तरीके से अगर उनको स्टे मिल जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल अंटिल द अपील इज़ डिसाइडेड। मतलब अगर उनको कोर्ट स्टे दे देता है उनका कन्विक्शन पर तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, है ना, जब तक कि फाइनल फिर डिसीजन नहीं आता है। तो मतलब इससे क्या होगा कि वो अपना डिस्क्वालिफिकेशन को होना, सबसे पहले तो यहाँ पर है कि एक तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और इसकी वजह से जो उनका जो सीट उनको लॉस होने वाला था, तो ये दोनों चीज़ें अगले कुछ समय तक के लिए टल जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन ये जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ सिटिंग कैंडिडेट के लिए है। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कंटेस्टेंट है, ये उनके लिए नहीं है। जो हमारे इलेक्शन कंटेस्टेंट है ये उनके लिए नहीं है। तो ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन एंड सिटिंग मेंबर्स चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। तो फिर इसको फिर वापस से कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है कि आप जो ऐसे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये सही नहीं है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये करके कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट हो जाता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात करती है, तो अब इसको चैलेंज किया गया। तो फिर 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन के प्रभुकरण वर्सेस पी जयराजन, ये केस का नाम है यहाँ पर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डिसाइड किया कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसक्वालीफाइंग अ कंटेस्टेंट एंड अ सिटिंग मेंबर वर डिफरेंट। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कंटेस्टेंट और एक सिटिंग मेंबर पे डिस्क्वालीफाई करने पे जो इसके जो असर होंगे उस पर उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया। जैसे कि अगर हम एक सिटिंग मेंबर को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो मतलब एक सीट का वैकेंट होना, ठीक है। तो सीट का वैकेंट होने का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ पार्टी इन द लेजिस्लेचर वो चेंज, मतलब उनका एक कम गया। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट विथ थिन मेजोरिटी, मतलब उनको फिर मेजोरिटी है अभी उनकी मान लीजिए, क्योंकि और फिर बाद में फिर वो माइनॉरिटी में आने लगेंगे तो फिर उससे उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, इससे सरकार गिरने के खतरा रहता है। फिर उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंटल वर्क्स है, फिर उस पर दिक्कत होगा। दैन कैन ट्रिगर अ बाई इलेक्शन। तो हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि बाई इलेक्शन मतलब यहाँ पे जैसे कि टाइम टेकिंग होता है, फिर उसमें एक्सपेंडिचर होता है, डेवलपमेंटल वर्क्स वहाँ पे रीजन का हॉल्ट हो जाता है ऐसे करके, और टाइम लेफ्ट फॉर न्यूली इलेक्टेड मेंबर विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी उनको कम मिलता है। तो हमने जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो इतने सारे इश्यूज़ होते हैं और ऑब्वियसली इससे जनता का भी हानि है, जनता जो टैक्स पेयर है उनका भी पैसा का बर्बादी है। तो इससे बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम और एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी भी मेंबर को, है ना, या किसी भी कंटेस्टेंट को अगर उनको कन्विक्शन मिल गई है, मतलब उन्होंने डेफिनेटली कोई क्राइम किया है, तो इससे वो जो विक्टिम है उनकी भी जस्टिस डिले होगी। और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, ये एक इम्पॉर्टेंट कोट है, आप इसको कोट कर सकते हो जुडिशरी के केस में। सो इट वॉज रीजनेबल टू ट्रीट द टू कैटेगरीज डिफरेंटली। तो 2005 में, है ना, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये रीजनेबल है कि आप 2 कैटेगरीज को डिफरेंटली आप ट्रीट करो। उसके बाद कोर्ट कंसिडर करता है कि वेदर इन केस ऑफ अ disqualified candidate who is later acquitted, disqualification would be removed with the retrospective effect।
मान के चलिए कि पहले तो उसका कोई भी कैंडिडेट है, उनका जुर्म साबित हो गया, ठीक है, पहले तो वो कन्विक्टेड हो गए, उसके बाद कन्विक्ट हो गए तो डिस्क्वालीफाई हो गए। मान के चलिए कि फिर वो लेटर एक्विट कर जाते हैं, मतलब उनको बरी हो जाते हैं जुर्म से, एक्विट भी कर जाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हट जाएगा, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जब उनका डेट आया ना, वो अपने पास्ट में जाकर के वो पास्ट का जो जजमेंट होगा वो उस डेट से उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हट जाएगा, मतलब उनको मान्यता मिल जाएगी कि वो फिर से क्वालिफाइड हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद इट स्टेटेड दैट दिस कुड नॉट बी डन एज दिस वुड रिक्वायर द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन टू बी कैंसल्ड। लेकिन अब देखिए, अब मान के चलिए इस बीच में क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए अगर बाई इलेक्शन हो जाता है, कोई और अगर कैंडिडेट आ जाता है, तो फिर ये उनकी काम को इंटरफेयर करेगा। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने इतना सोचते हुए फिर बोला है कि ये जो होगा रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन वुड बी प्रॉस्पेक्टिव एंड फ्यूचर इलेक्शन। तो अब उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब मान लीजिए पर्सन अगर कोई है, अगर वो बरी हो जाते हैं, वो एक्विट कर जाते हैं, तो उनका जो डिसक्वालिफिकेशन है वो हट जाएगा, साथ ही साथ वो फ्यूचर इलेक्शन के लिए हटेगा, पास्ट के लिए नहीं। तो इसका समरी इतना था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट इसका समरी ऐसा था कि अगर कोई पर्सन डिसक्वालीफाई अगर हो भी जाता है, कन्विक्ट हुआ, फिर वो डिसक्वालीफाई हुआ, बाद में अगर वो एक्विट हो जाता है, तो उसका जो डिसक्वालिफिकेशन है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और ये फ्यूचर इलेक्शन से लागू हो जाएगा कि वो फ्यूचर के जो अपकमिंग इलेक्शन से वो अब वो फाइट कर सकता है, मतलब लड़ सकता है, फ्यूचर में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। आफ्टर दैट फिर 2013 में 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट आती है अगेंस्ट कंसिडर्ड वेदर दिस एक्सेप्शन वाज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। देखिए यहाँ पे तो क्या था कि जो एक्सेप्शन इसको दिया गया था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने उस 2005 में बोल दिया कि हाँ ये जायज़ है, रीजनेबल है। फिर 2013 में फिर से दो जज की बेंच बैठती है, फिर से ये रिव्यू करती है कि ये जो एक्सेप्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है या वैलिड है, इसको चेक करने के लिए। और इस केस का नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर बोला जाता है कि स्टेटेड आर्टिकल 102 empowers parliament to make law regarding disqualification of a person for being chosen as for being a member of either house of the parliament। मतलब यहाँ पे 102 जो है पार्लियामेंट की, वो पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार देती है, ताकि जो बनने वाला है या जो मेंबर है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सके। ये 102 में बोला गया है, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था। It interpreted this phrase to mean that whereas Parliament could specify conditions for disqualification, those conditions would apply equally to candidates and sitting member। तो ये तो मतलब 102 में हो गया कि हमें मतलब जो भी कैंडिडेट्स है उसको डिस्क्वालीफाई करना है। तो यहाँ पे फिर ये भी इन्होंने इंटरप्रेट किया है कि यहाँ पे जो कानून बनेगा वो इक्वली अप्लाई होता है कैंडिडेट्स पे और सिटिंग मेंबर पे। मतलब यहाँ पे आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरफेरेंस निकाला है कि ये जो प्रोविजंस होंगे वो सिटिंग कैंडिडेट और जो सिटिंग मेंबर्स है और जो कैंडिडेट्स है दोनों पे इक्वली अप्लाई होगा। दैट्स वाई एक्सेप्शन कार्ड आउट फॉर सिटिंग मेंबर्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब बेसिकली इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट का समरी इतना निकला कि 102 के अंदर चूँकि जो कानून बनेगा, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो कैंडिडेट्स और इलेक्टेड मेंबर दोनों के लिए बनाएगा, इसीलिए जो डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स है वो दोनों मेंबर के लिए होगा। और जो सिटिंग मेंबर्स को जो एक्सेप्शन दिया गया है, दैट इज़ यहाँ पे कि उनको मतलब ये वाला एक्सेप्शन, हाँ ये रहा, कि उनको 3 महीने में फिर वो अपना स्टे लगा सकते हैं, है ना, अपने कन्विक्शन को वो कैंसिल कर सकते हैं। ये वाला ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 2013 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया गया। तो 2013 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया गया। फिर लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट फर्दर बोलते हैं कि आर्टिकल 101 that if a member of a parliament was disqualified under 102, मतलब आर्टिकल 102 के अंदर जो भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो फिर उसको अपना सीट वैकेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, जो ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन होगा ऑटोमेटिक एंड हैड इमीडिएट इफेक्ट इफ द कंडीशन ऑफ 102 वाज फुलफिल्ड। मतलब अगर फुलफिल होता है 102 में तो फिर उसकी जो सीट है वो ऑटोमेटिक और इमीडिएट इफेक्ट से उसकी सीट खाली हो जाएगी। अब फिर आता है इफ़ कन्वेक्शन इज सस्पेंडेड। तो देखिए बेसिकली लिली थॉमस में उसने क्या किया है, ये पूरा प्रोसीजर था कि उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया।
और बोला कि अगर डिसक्वालीफाई हो जाता है तो फिर उसका जो सीट है वो इमीडिएटली वैकेंट उसको करना पड़ेगा। अब फिर अलग से केस आता है, इफ़ कन्विक्शन इज सस्पेंडेड, है ना। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था 90 दिन वाला कि कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया जाता है या वो स्टे ले लेते हैं, उस केस में क्या। तो फिर लिली थॉमस केस में ही 2013 में लिली थॉमस जजमेंट में वो बोलते हैं कि अर्लियर 2000 जजमेंट दैट डिसक्वालिफिकेशन वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे ऑर्डर। देखिए यहाँ पे 2007 में बीच में एक जजमेंट आती है, तो उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट करते हैं, उसको रेफ़र करते हैं और बोलते हैं कि अगर उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है ना, जिस डेट से उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो डिसक्वालिफिकेशन वहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वो बरी हो गए, वो जुर्म से बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ उनको स्टे लग जाता है, ठीक है। उनके कुछ समय के लिए उनको पेंडिंग दे दिया जाता है, रिलीफ दे दिया जाता है। तो अगर उनको कन्विक्शन अगर उन पर स्टे लग जाता है, कन्विक्शन अगर उनका सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि डिसक्वालिफिकेशन वुड बी रिमूव, वो डिसक्वालीफाई नहीं होंगे, उनको ना ही सीट वैकेंट करनी पड़ेगी और उनका जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो उनका सीट रह जाएगा वहाँ पे। सो अ डिसक्वालीफाइड पर्सन में ऑब्टेन अ स्टे ऑन हिज कन्विक्शन, मतलब उसको भी ये राइट दिया गया है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कन्विक्ट हो गए हो तो फिर आप हट ही जाओ, नहीं। जो डिसक्वालीफाइड पर्सन है उनको भी राइट दिया गया है कि वो अपने कन्विक्शन पर स्टे लगा सके, ठीक है। और ये तो परिस्थिति की बात पे डिपेंड करती है। तो इसी के साथ ये जो इशू है मैं इसको भी यहीं पे ओवर करती हूँ। अभी आगे इसका जैसा अपडेट आएगा मैं आपको साथ ही साथ अपडेट करती रहूँगी। आप फर्दर लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।